वेलकम टू मिस्टर कुमार क्लास चैनल। दिस इज एमपी कुमावत। एक नई वीडियो के अंदर एक नया चैप्टर हम लेकर आ गए हैं और चैप्टर का नेम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। विश्वास बुक क्लास 12 सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में चलता है, एनसीईआरटी बुक है। तो चैप्टर का नेम जिस तरह से दिया हुआ है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एक ऐसी जर्नी जो कि अर्थ के एंड तक जाती है। अब यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि पृथ्वी का एंड भी कोई होता है क्या? पृथ्वी तो गोल है, तो ऐसे में इसकी कोई शुरुआत नहीं, तो इसका कोई एंड भी नहीं है। तो यहाँ पर एंड कौन सा है? देखिए कि पृथ्वी के लगभग सेंटर पार्ट के अंदर हम यहाँ पर रहते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इसी सेंटर पार्ट में सस्टेन करती है। तो अगर हम इसके नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाएं तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो क्या देखेंगे? ह्यूमंस वहाँ देखने को नहीं मिलते। अजीब सी जगह है, जमी हुई है, बर्फ़ से कवर्ड है पूरी तरह से। तो कोई भी देख के सोचेगा कि शायद ये पृथ्वी का एंड आ चुका है, अब यहाँ कुछ नहीं है, वापस चलो अपने घर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एंड है वो यहाँ पर पोल्स के लिए यूज़ हुआ है। लेकिन ये कौन सा एंड है पर्टिकुलरली? ये है साउथ पोल। और कौन सी जगह है ये है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट साउथ पोल पर जो है वहाँ के बारे में ये चैप्टर है। तो ये यात्रा जो है, जर्नी, ये अंटार्कटिका की जर्नी है। किसने की? तिशानी दोशी ने की है अपने ग्रुप के साथ। ये जो एक चेन्नई की राइटर है, 1975 में इनका बर्थ हुआ। और इन्होंने और भी बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, स्पेशली जर्नी से रिलेटेड। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर शुरू करने से पहले देखते हैं, बिफोर यू रीड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर हम प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी ग्रह है इसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट अभी हम देख रहे हैं, और फ्यूचर कैसा हो सकता है, अगर इस बारे में हमें ज़्यादा स्टडी करने या एग्जामिन करने की ज़रूरत है तो क्या करना चाहिए? द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू। तो एक ही जगह है जहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो जगह कौन सी है? अंटार्कटिका। वहाँ जाना जरूरी है। तो यही अंटार्कटिका के बारे में ये पूरी स्टोरी है, जहाँ पे तिशानी दोशी अपने पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पर जाती है, वहाँ पे एग्जामिन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो अंटार्कटिका जो जगह है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, पृथ्वी के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने के लिए। और लास्ट में लिखा है बॉर्न वॉयज। वॉयज एक यात्रा, समुद्री यात्रा को इंग्लिश में वॉयज कहते हैं। बॉर्न वॉयज एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है जब कोई यात्रा पे जा रहा हो तो उसको विश करने के हिसाब से, गुड लक के हिसाब से इस टर्म का यूज किया जाता है, बॉर्न वॉयज। तो चलिए फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे अब। तो अंटार्कटिका जगह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंटार्कटिका पूरी तरह से फ्रोजन आउट है, वहाँ पर आइस लेयर्स हैं। तो आप जानते हैं कि बर्फ़ के अंदर कोई पुराने रिकॉर्ड्स, कोई पुरानी चीज़ें वहाँ पर छुपी हुई हो सकती है, दबी हुई हो सकती है। जैसा हमने मूवी ट्रांसफॉर्मर के अंदर देखा था, जहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मर जो रोबोट है वो बर्फ़ के नीचे से हीरो के ग्रैंडफादर को मिलता है। तो यहाँ पर बात समझने वाली है कि वो बर्फ़ बहुत पुराने टाइम से जमी हुई है। तो पता नहीं उस बर्फ़ के अंदर कौन कौन से जेनेटिक्स जीन पड़े होंगे, कौन कौन से वायरस पड़े होंगे। तो हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस से पता लगा सकते हैं कि वो कितना टाइम पुरानी चीज़ है, जबकि वो वस्तु है, जो भी चीज़ है, जो कोई जीवाश्म है, वो कितना पुराना है। उस टाइम में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या था, मीथेन का लेवल क्या था। तो कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम हर तरह की इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो अगर पास्ट का पता चल जाएगा तो हम फ्यूचर का भी एक आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए अंटार्कटिका प्लेस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल यहाँ से। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल। अर्ली दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में। यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं तिशानी दोशी, वो फर्स्ट पर्सन में बात कर रही हैं। इसका मतलब वो खुद इस जर्नी का पार्ट रही हैं। तो एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल वे के अंदर ये कहानी को नरेट कर रही है। तो अर्ली दिस ईयर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन पर्टिकुलर कोई ईयर की बात कर रहे हैं। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया। कहाँ पर? अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब है अबोर्ड अ शिप और प्लेन। मैंने अपने आप को एक शिप पर पाया। और क्या था ये? रशियन रिसर्च वेसल। वेसल मीन्स शिप। मैंने अपने आप को एक रशिया के रिसर्च शिप के ऊपर पाया, जो रिसर्च साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता हो। और उस शिप का नेम है द अकेडमिक शोकेल्स्की। अकेडमिक शोकेल्स्की, जो अकेडमिक पर्पस के लिए यूज होता हो। हेडिंग टूवर्ड्स, और ये शिप जो था हेडिंग टूवर्ड्स, हेडिंग मतलब आगे बढ़ना। किसकी तरफ बढ़ रहा था, कहाँ जा रहा था? द कोल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा ठंडा, ड्राइएस्ट, सूखा, विंडीएस्ट, सबसे ज़्यादा हवादार कॉन्टिनेंट पर जा रहा था इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के अंदर जो एक कॉन्टिनेंट ऐसा है वो क्या है? अंटार्कटिका है। तो पूरी स्टोरी हमारी इसी के बारे में, अंटार्कटिका के ऊपर ही है कि कैसे वहाँ पर ये एक रिसर्च वेसल जा रहा है कुछ रिसर्च करने के लिए। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। और यहाँ पर बता रहे हैं तिशानी दोशी कि उनकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। ये अर्थ है, अर्थ के अंदर बीच में इक्वेटर लाइन, हमें पता है इंडिया इसके ऊपर है। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि लोकेशन को लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के अंदर डिग्रीज में काउंट करते हैं। तो 13.09 डिग्री यानी कि मद्रास, इस लोकेशन से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की। एंड इन्वॉल्व, और हमारी जर्नी में क्या क्या इन्वॉल्व था? क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। 9 टाइम जोन्स हमने क्रॉस किए। 9 टाइम जोन, जैसे इंडिया का टाइम जोन हमें पता है GMT प्लस 5.30 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने का मतलब है समुद्र में बहुत लंबी यात्रा तय करना। तभी इतने टाइम जोन्स हमने क्रॉस किए। 6 चेक पॉइंट्स,
और हमने 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? अब समुद्र के अंदर जब आप अलग अलग एरिया के अंदर जाते हैं तो लोकेशन चेंज होती रहती है, कुछ कंट्रीज़ के वहाँ पर आपको चेक पॉइंट्स क्रॉस करने पड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये भी एक तरह से जो राइटर है उन्होंने यही मेंशन करने की कोशिश की कि ये जगह जो थी काफ़ी दूर थी। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और हमने पानी की 3 बॉडीज को क्रॉस किया, 3 अलग अलग ओशियन हमने क्रॉस किए। एंड एटलीस्ट, और कम से कम भी कहें तो एज मैनी इकोस्फेयर्स, बहुत सारे इकोस्फेयर्स हमने क्रॉस किए। इकोस्फेयर्स पता ही है, वातावरण, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी और वनस्पतियाँ, या फिर वनस्पति नहीं तो टेम्परेचर। तो इस तरह से जब इतनी दूरी हमने तय की तो बहुत से बीच में एटमॉस्फेयर के अंदर भी चेंजेस आए। तो कहने का मतलब ये जो हमारी जर्नी थी इसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। इट वॉज अ रियली लॉन्ग जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। सो बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका नाउ, अब थोड़ा एक्सपीरियंस देखते हैं कि जब वो फाइनली वहाँ पहुंचे तो तिशानी दोषी का एक्सपीरियंस कैसा था। सो बाय द टाइम, और यानी जब तक फाइनली आई एक्चुअली सेट फुट, जब एक्चुअली फाइनली मैंने अपना पैर रखा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स। और तब तक तो मैं आई हैड बीन ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल कर रही थी लगातार, कितने टाइम से? 100 आवर्स, यानी 100 घंटे से लगातार उनकी ट्रैवलिंग चली रही थी इन कॉम्बिनेशन। और वो ट्रैवलिंग जो थी ये कॉम्बिनेशन में थी, कैसे? और कार, सबसे पहले तो घर से निकली होंगी तो कार से कुछ घंटे लगे, फिर एरोप्लेन, फिर एरोप्लेन से वो मद्रास गए होंगे, और मद्रास से उन्होंने अपना शिप लिया और वहाँ से जर्नी की। तो 3 ये ट्रांसपोर्ट मोड है या मीडियम है, इनके थ्रू 100 आवर्स के टाइम में वो वहाँ पर अंटार्कटिका पहुँच गए। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड uninterrupted blue horizon was relief। यहाँ तक देखते हैं। सो माई फर्स्ट इमोशन, पहला ही मेरा जो इमोशन था, मेरी जो फीलिंग थी जब मैंने अपना पैर पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर रखा, तो इमोशन किस पर? ऑन फेसिंग अंटार्कटिका। क्या देखा मैंने वहाँ पर? अंटार्कटिका का एक्सपेंसिव, फैला हुआ, दूर दूर तक फैला हुआ वाइट लैंडस्केप जब देखा, वाइट मैदान जब देखा। ये वाइट मैदान किसका है? ये वाइट मैदान बना है बर्फ से। तो वाइट मैदान को जब मैंने देखा, एंड अनइंटरप्टेड, और क्या देखा? अनइंटरप्टेड, जो बिल्कुल भी बीच में कहीं पर इंटरप्ट नहीं होता हो, डिस्टर्ब नहीं होता हो, ऐसा ब्लू हराइजन देखा। ब्लू हराइजन क्या होता है? क्षितिज, जहां दूर आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई देते हैं, दैट इज ब्लू हराइजन। तो जब मैंने दूर तक अनइंटरप्टेड क्षितिज देखा, वैसे हम सिटीज में रहते हैं तो देखते हैं कि अगर हम सनसेट देखना भी चाहें तो बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है, कोई बिल्डिंग आ जाती है, कोई होर्डिंग्स आ जाते हैं जो हमारे व्यू को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन वहां जब मैंने पैर रखा तो दूर दूर तक सिर्फ बर्फ का सफेद मैदान था। उसकी विशालता को जब मैंने देखा और जब ब्लू हराइजन को जब मैंने देखा, तो पहला इमोशन जो मेरे मन में आया वो क्या था? रिलीफ। हाश, शुक्र है कि हम पहुंच गए, कितना सुंदर नजारा है। तो फर्स्ट इमोशन था रिलीफ। 2 इमोशन आए हैं, दूसरा भी देख लेते हैं। फॉलोड अप, यानी वो फॉलोड अप, यानी उसके पीछे पीछे एक और इमोशन आया, विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और वो जो सेकंड इमोशन था ना, वो इमीडिएट था, 5 घंटे बाद नहीं आया, तुरंत बाद आया। एंड प्रोफाउंड, और बहुत ही वो प्रोफाउंड था, निश्चित, फिक्स था। और वो था क्या? वंडर था। सेकंड जो इमोशन था वो था सरप्राइज, वंडर, हैरानी। किस बात की हैरानी? वो हम देखेंगे। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, हैरानी थी इसकी इमेंसिटी के ऊपर कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है, कि जो कॉन्टिनेंट था, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा, इससे पहले इतनी बड़ी कोई जगह देखी नहीं कभी। तो किस बात पर हैरानी हुई है वो हम देखते हैं। वंडर किस बात का? इमेंसिटी, इसकी विशालता पर। इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन होता है लोनलीनेस, अकेलापन, यानी कितना सुनसान ये जगह है, कितनी सुनसान जगह है, तो इसकी जो लोनलीनेस या आइसोलेशन पर हैरानी हुई। बट मेनली देखो बात समझने वाली है कि दूसरा इमोशन है वंडर, सरप्राइज। सरप्राइज किस बात पर? इसकी एक्सपेंसिवनेस, विशालता पर, इसके आइसोलेशन पर, इसके सुनसानपन पर। एक लेकिन सबसे जरूरी, बट मेनली मेन रीजन क्या था सरप्राइज होने का? हाउ देयर कुड एवर हैव बीन, कि ये भला कैसे हो सकता था, कभी भी कैसे हो सकता है। टाइम, एक ऐसा टाइम भी था when India and Antarctica were part of the same landmass, जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास, जमीन के टुकड़े का हिस्सा हुआ करते थे। अब आप देखो कि ये अगर पृथ्वी है, इंडिया यहाँ पर है और साउथ पोल अंटार्कटिका यहाँ पर है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया की जो लैंड है वो अंटार्कटिका का ही पार्ट हुआ करती थी। लेकिन हमें पता है कि ये सब शिफ्ट हो रही है, जमीन जो है खिसकती है, तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर, टूट कर, अलग होकर इंडिया यहाँ तक पहुँच गया है और जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और क्यों जा रहा है? लगभग हर कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब हमने जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा साइंस की क्लासेस में, तो हमें पता है कि साउथ टू नॉर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमें पता है कि जो हमारी ज़मीन है वो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह से बनी है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर काम करती है। तो ये जो है साउथ से होते हुए नॉर्थ की तरफ मूव करती रहती है, तो इस तरह से ज़मीन खिसकती रहती है। तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है और आगे आके एशिया के अंदर टकरा गया इंडिया।
जिससे कि हिमालय का निर्माण होता है। तो ये तो हमें पता ही है वैसे तो साइंस के अकॉर्डिंग, तो इस चैप्टर के अंदर भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दो इमोशन वहां पहुंचते ही मिले, पहला इमोशन था रिलीफ एंड सेकंड वाज वंडर, सरप्राइज। ओके, अब देखिए क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो अपने क्या करेंगे, इस चैप्टर को कोशिश तो यही है कि दो अलग अलग पार्ट्स में हम अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये वीडियो बन रही है, सेकंड पार्ट की वीडियो इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो आप वहां से सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। तो अब देखिए कि हमें पता चल गया कि अंटार्कटिका जो था हम वहाँ पहुँच गए। तिशानी दोषी पहुँचते ही जो हैरानी हुई कि ये कैसे हो सकता है कि इंडिया कभी अंटार्कटिका का पार्ट था। तो अब हिस्ट्री के अंदर इसका क्या मिलता है, कुछ तो प्रूफ होगा। हिस्ट्री को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये हिस्ट्री का पार्ट है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। What does part of history say about this thing? Let's do. 650 million years ago, 650 मिलियन ईयर्स अगो क्या था? जायंट मीन्स बिग, मैसिव, एक बहुत बड़ा। अमेलगमेटेड मीन्स होता है संयुक्त, मिश्रित या मिला हुआ, जुड़ा हुआ। अमेलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, साउथ में एक सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नेम था गोंडवाना। अब ये नेम तो हमने सुना है, गोंडवाना। ये गोंडवाना नाम का एक प्लेस था, डिड इंडीड एग्जिस्ट, और ये वास्तव में कोई कहानी नहीं है, फेरी टेल नहीं है। इंडीड यानी वास्तव में एग्जिस्ट करता था ऐसा कोई गोंडवाना प्लेस। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, और इसका सेंटर कहाँ था? अगर मैं कहता हूँ ये अंटार्कटिका है और ये इंडिया है तो दोनों मिलाकर तो बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हो गया। अंटार्कटिका का सेंटर ये है, इंडिया इसी के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसका सेंटर कहाँ था? तो प्रेजेंट डे का जो अंटार्कटिका है उसी के अराउंड लगभग कहीं पर उसका सेंटर था। तो नेक्स्ट पार्ट में जैसे ये मेंशन भी किया हुआ है, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, यानी प्रेजेंट डे का जो अंटार्कटिका है उसके अंदर ही कहीं पर उसका सेंटर हुआ करता था। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। उस टाइम में, किस टाइम में? 650 मिलियन ईयर पहले। उस टाइम में चीजें जो थी, थिंग्स जो थी, वहां कुछ अलग हुआ करती थी, कुछ अलग हुआ करता था। जैसा आज अंटार्कटिका है इट्स फ्रोजन आउट, वैसा नहीं है। तो कैसा हुआ करता था? ह्यूमंस hadn't arrived on the global scene, तब तक इंसान ग्लोबल सीन पर आए ही नहीं थे। ग्लोबल सीन मतलब पृथ्वी के ऊपर इंसान आए ही नहीं थे। इंसानों से पहले की बात है, डायनासोर्स के टाइम की बात है, इतने साल पहले क्या था? एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर। अभी जैसा अंटार्कटिका है ये फ्रोजन आउट है, जमा हुआ है, लेकिन पहले क्या होता था? मच वार्मर। ये जगह काफी गर्म हुआ करती थी। होस्टिंग, अब क्योंकि गर्म जगह है तो ये जगह होस्ट करती थी, मौका देती थी ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। किसको? ह्यूज वैरायटी, काफी बड़ी वैरायटी वहां पर थी। किसकी? फ्लोरा मतलब फूल, एंड फ्योना मतलब, अब देखो फ्योना मतलब होता है ये फ्लोरा मतलब तो वनस्पति, एंड फ्योना मतलब एनिमल्स और क्रीचर वर्ल्ड। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वैरायटी वहां पर, पेड़ पौधे बहुत थे, जीव जंतु भी बहुत हुआ करते थे। लाइफ एग्जिस्ट करती थी गोंडवाना के अंदर। कब? 650 मिलियन ईयर्स अगो। तो काफी चीजें अलग थी उस टाइम पे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, और लगभग 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना जो प्लेस था ये थ्राइव कर रहा था। थ्राइव का मतलब हैवी बीटिंग, और व्हाट? थ्राइव मतलब ऑफ लाइफ। लाइफ डिड इंडीड एग्जिस्ट, लाइफ जो थी वहाँ एग्जिस्ट करती थी, थ्राइव करता था। कहने का मतलब एक्टिविटीज काफी सारी वहां पर चलती थी फॉर 500 मिलियन ईयर्स। बट अराउंड द टाइम, लेकिन अराउंड द टाइम इसका मतलब जैसे ही टाइम बीता उसके साथ क्या हुआ? व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर्स इस पृथ्वी से वाइप्ड आउट हो गए, साफ हो गए, खत्म हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और उसके बाद मैमल्स की जो एज थी, जो युग था, वो गॉट अंडरवे। अंडरवे मीन्स अंडर द प्रोसेस, दैट मीन्स एवोल्यूशन स्टार्टेड। मैमल्स कौन है? हम, इंसान और दूसरे क्रीचर्स। तो इस तरह से कहने का मतलब इंसानों का जो विकास है वो स्टार्ट हो गया। द लैंड मास वॉज फोर्स्ड, और जो जमीन का टुकड़ा था, यानी जो इंडिया, पहले गोंडवाना एक ही प्लेस था, अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था, और जो लैंड मास का टुकड़ा है वॉज फोर्स्ड, फोर्सफुली टू सेपरेट, अलग टुकड़े में सेपरेट हो गया, इनटू कंट्रीज, और अलग अलग कंट्रीज बन गई। ओके, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और ग्लोब की वो शेप आ गई जो आज हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? अगर ये हम जानते हैं कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये इंडिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अंटार्कटिका है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर रशिया है, तो ये जो शेप आज ग्लोब ने ली हुई है वो शेप इसने गेन कर ली। तो इसमें काफ़ी टाइम लगा है। तो काफ़ी सारे चेंजेस हमने 500 मिलियन ईयर में देखे कि डायनासोर्स खत्म हो गए, इंसानों का एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, जो ज़मीन थी वो सेपरेट हो गया, अलग अलग कंट्रीज बन गई। तो काफ़ी सारे चेंजेस पास्ट के अंदर हुए। तो उसके बाद अपने देखते हैं क्या है। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और आज अगर कोई अंटार्कटिका को विजिट करने जाता है तो वो क्या है? अंटार्कटिका कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है सिर्फ, वो एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है।
क्योंकि हम वहीं से बिलोंग करते हैं। अगर इंडिया गोंडवाना का पार्ट था जो कि अब अंटार्कटिका है, तो वहाँ से अगर था तो हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट हुई होगी, तो हमारी हिस्ट्री जो है उससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम। और अगर हमें वहाँ ट्रैवल करना है तो हमें फ़ायदा क्या होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट टू विजिट सच अ प्लेस एज टू गेट अ ग्रेस्प। हमें वहाँ से ग्रेस्प मिलेगी, नॉलेज, पकड़ मिलेगी किसकी, और वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम आए कहाँ से हैं, हमारा ओरिजिन कहाँ से है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, इसकी नॉलेज मिलेगी। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और अगर हमें पास्ट का पता चल जाए तो वेयर कुड पॉसिबली बी हेडिंग, हम आगे कहाँ हेड कर रहे हैं, हेडिंग का मतलब आगे बढ़ना, फ्यूचर में कैसे तरफ या कौन से रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं, वो भी हमें नॉलेज हो जाएगा कि एक एवोल्यूशन किस तरह से स्टार्ट हुआ, अभी कैसा है, और उसके बाद आगे क्या हो सकता है। तो पॉसिबल जो तरीके हो सकते हैं वही तो साइंटिस्ट पता लगाते हैं। इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। ओके, ये जो जर्नी होगी, यानी अंटार्कटिका की जो जर्नी तिशानी तोशी ने की, ये जर्नी इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लिए, क्यों, क्योंकि इट्स टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्डेलियन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। ये दोनों नेम जो है ना, कॉर्डेलियन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, कैम्ब्रियन टाइम से भी पहले की ग्रेनाइट शील्ड्स, ये दोनों ही अंडरग्राउंड प्लेट्स, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वैसे ही ये अंडरग्राउंड प्लेट्स और फॉल्स, उनके अलग अलग नेम हैं। तो कहने का मतलब कैसे लैंड जो है वो शिफ्ट करती है, उसकी स्टडी करने के लिए ये जगह इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा अगर डैमेज ओजोन का होता है कहीं पर, तो वो कहाँ पर है, वो है अंटार्कटिका के अंदर, साउथ पोल पर। साउथ पोल पर ही ओजोन लेयर के अंदर इतना बड़ा होल साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया। अब हमें पता है कि जो होल है CFC की वजह से बनता है, जो O3 को, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वहाँ तो CFC यूज़ ही नहीं करता कोई। हमें पता है CFC रेफ्रिजरेटर और ACs में यूज़ करते हैं, लेकिन आप देखो कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरह से घूमता है, चलता है कि अल्टीमेटली वो पोल्स की तरफ ही जाता है। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ACs और CFC नाम की गैसेस, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो साउथ पोल पर देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, हम जो दूसरी गैसेस जैसे CO2, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट साउथ कॉन्टिनेंट पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उस फॉर्म में देखने को मिलता है। तो हमारे एक्शंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं साउथ पोल को और दूसरी लाइफ को, मरीन लाइफ को भी। तो हम अगर ओजोन लेयर को समझना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कि कैसे उसमें डैमेज होता है, कैसे उसको बचाएं, तो वो स्टडी कहाँ हो सकती है, साउथ कॉन्टिनेंट पर हो सकती है। एंड कार्बन, और कार्बन का लेवल चेक करना हो, जैसे हमें पता है कि CO2 कार्बन जो है जो 0.03% एटमॉस्फेयर के अंदर है, लेकिन इतनी कम होने के बावजूद इसमें माइनर सा अगर चेंज हो गया, अगर अप एंड डाउन हुआ, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ग्लेशियर्स बड़े बड़े पिघल रहे हैं, पूरी अगर साउथ कॉन्टिनेंट अगर पिघल गया तो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वो डूब जाएंगे, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी सिर्फ CO2 में, सिर्फ अप्स एंड डाउन्स आने की वजह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इन चीज़ों को अगर स्टडी करके समझना है तो कहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर CO2 अगर बढ़ भी गया है तो ग्लोबल वार्मिंग का इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। थोड़ी सी नॉर्मल गर्मी बढ़ती जा रही है, हल्की हल्की बढ़ रही है, बाकी हमारे पास कूलर ACs हैं, हमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन साउथ कॉन्टिनेंट पर जब जाएंगे तो पता चलेगा कि पहाड़ के पहाड़ बर्फ़ के पिघल कर गिर रहे हैं, तो इतना बड़ा इफेक्ट तो ग्लोबल वार्मिंग का है। तो लेकिन ये स्टडी अगर करना हो तो सबसे बेस्ट जगह कौन सी है, वो है साउथ कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका। सो ओजोन एंड कार्बन को स्टडी करना हो, एवोल्यूशन को स्टडी करना हो कि एवोल्यूशन कैसे होता है, जैसे हम बने, इंसान बने बंदरों से, ये एवोल्यूशन हुआ है। और क्योंकि हम पहले गोंडवाना से थे तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर अपने प्रूफ, कुछ पुरानी चीज़ें मिल सकती है। एंड एक्सटिंक्शन होता है विलुप्त होना, क्योंकि डायनासोर्स उसका पार्ट थे और वो ख़त्म हो गए, तो उनके कहीं ना कहीं कुछ फॉसिल्स मिल सकते हैं, जिससे कार्बन डेटिंग से हमें पता लग सकता है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों की नॉलेज के लिए अंटार्कटिका की जो जर्नी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। When you think about all that can happen in a million years, और जब आप इस बारे में सोचते हैं कि all that can happen, कितना कुछ हो सकता है, इंडिया अलग हो गया गोंडवाना से, अंटार्कटिका अलग रह गया, अंटार्कटिका जो कभी गर्म हुआ करता था बर्फ से पूरी तरह से कवर हो गया, डायनासोर्स पूरी तरह से खत्म हो गए, मैमल्स जो है वो एवोल्यूशन करके इतना प्रोग्रेस कर गए, यानी इतने मिलियन ईयर में इतना कुछ हो सकता है। जब आप इस बारे में सोचते हैं, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग, तो हमारी ये माइंड बॉगलिंग लगता है, माइंड बॉगलिंग इज माइंड ब्लोइंग। तो ये हमारे लिए काफ़ी दिमाग को ऐसे कंफ्यूज कर देने वाला ये थॉट लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया, ज़मीन जो यहाँ है एशिया के पास, एशिया के अंदर है, अब वो कभी साउथ पोल से बिलोंग करती थी, वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर पहुँची है। तो ये आइडिया जो है इट्स क्वाइट लाइक अनबिलीवेबल फॉर अस।
सो इमेजिन, जरा सोच के देखो, इमेजिन करो इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, कि इंडिया जो है खुद को पुश कर रहा है किसकी साइड, नॉर्थवर्ड्स, साउथ से नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और अपने आप को एशिया के अगेंस्ट जैम कर रहा है, उसके बीच में फंस रहा है, टू बकल इट्स क्रस्ट, जो अपने क्रस्ट को, अपनी जमीन को, लेयर्स को बकल अप करने के लिए, जोड़ने के लिए, किससे, एशिया से, राइट। यानी इधर से इंडिया आया, एशिया पहले से यही था, उसके बीच में जाके वो बकल अप हो गया है, क्रस्ट को जोड़ लिया है, एंड फॉर्म द हिमालयाज। और इस तरह से जब एशिया के नीचे इंडिया शिफ्ट हो रहा है तो हिमालय ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है। तो हमें पता है कि इंडिया हर साल कुछ सेंटीमीटर छोटा होता है, हिमालय कुछ सेंटीमीटर ऊंचा होता है, क्योंकि पता है वो लेयर्स नीचे जा रही है। तो ये जब सोचते हैं तो ये सारी चीजें अमेजिंग लगती है। सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और इसी तरह से साउथ अमेरिका भी शिफ्ट होकर, ड्रिफ्ट होकर नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा है, यानी साउथ टू नॉर्थ जा रहा है वो भी। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज, और अपने पीछे एक ड्रैग पैसेज, ड्रैग का मतलब नैरो, मक्खी जैसा नैरो, तो एक अपने पीछे एक पैसेज, एक रास्ता छोड़ के जा रहा है, टू क्रिएट कॉल्ड सर्क्यूमपोलर करंट, जैसे कि एक सर्क्यूमपोलर करंट जो है वो पैदा हो जाएगा। अब देखो इस बात को थोड़ा समझो, ये पृथ्वी है नीचे वाले एंगल से, यानी ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल के आसपास यहाँ पर साउथ अमेरिका है मान लेते हैं, और ये शिफ्ट हो रहा है नॉर्थ की तरफ। अब जैसे ही शिफ्ट होगा तो अपने पीछे एक ड्रैग पैसेज, एक पतला सा रास्ता बना देगा, जिसमें क्या होगा, सर्क्यूमपोलर, यानी पोल के चारों ओर होने वाला एक सर्क्यूमपोलर करंट। क्या होता है, पानी का फ्लो, समुद्र के पानी का फ्लो होता है अंडर वाटर, तो ये फ्लो जो है यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। और ये कैसा होगा फ्लो, ये कोल्ड सर्क्यूमपोलर करंट है, यानी यहाँ का पानी ठंडा है, और जब पानी ठंडा होगा और उसके आसपास घूमता रहेगा तो अंदर कॉन्टिनेंट, जो साउथ कॉन्टिनेंट है, ये भी और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ये तो प्रोसेस होती है, फ्रिज के अंदर भी आइसक्रीम, जो आइस की फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पर बार बार उस ठंडी हवाओं को घुमाया जाता है, पानी को रन किया जाता है, जिससे कि बर्फ़ जम जाती है, पानी जम जाता है। तो कहने का मतलब यही बात है, इसी पॉइंट को अपने को समझना है कि हो क्या रहा है, कि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, और जब आसपास करंट ऐसा कोल्ड है तो जो अंटार्कटिका को क्या रख रहा है, फ्रिजिड रख रहा है। फ्रिजिड का मतलब होता है फ्रोजन, जमा हुआ। डेजोलेट, और डेजोलेट रख रहा है, लोनली रख रहा है, आइसोलेट रख रहा है, क्योंकि जब ये जमा हुआ होगा, इसमें बर्फ होगी तो कौन जाएगा वहाँ पर, ये जगह अपने आप में सुनसान है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और आज भी ये जो जगह है ये वर्ल्ड के बॉटम में यहाँ पर पड़ी हुई है, जहाँ पर लोग कोई नहीं पहुँचते, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से यहाँ पर इतने चेंजेस इस पृथ्वी पर हो रहे हैं। सो फॉर सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब क्योंकि तिशानी जोशी जो है वो चेन्नई से है, साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन अब हिंदू होगी तो वो सूरज की पूजा करती है। तो मेरे जैसी एक सन वर्शिपिंग, सूरज की पूजा करने वाली साउथ इंडियन गर्ल जैसी मैं हूँ, 2 weeks in a place, 2 वीक से मैं ऐसी जगह पर हूँ when 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, जहाँ पर पूरी पृथ्वी पर जितनी भी बर्फ है, या नॉर्थ पोल पे भी बर्फ है हमें पता है, उसका 90% बर्फ, पूरी अर्थ का 90% बर्फ जो है, आइस जो है, यहाँ पर अंटार्कटिका के अंदर जमी हुई पड़ी है, वॉल्यूम के अंदर, अमाउंट के अंदर, क्वांटिटी के अंदर। स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, ये जो प्रोस्पेक्ट है, ये जो आइडिया है, ये चिलिंग है, ठंडा कर देने वाला, यानी एक होता है ना रूह के अंदर, आत्मा के अंदर एक सनसनी पैदा करने वाला आइडिया है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, ये इतना ठंडा प्रोस्पेक्ट है किसके लिए, ना सिर्फ हमारे सर्कुलेटरी के लिए, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चलता है, तो जब वहाँ पे जाते हैं आप, इतनी ठंडी जगह है कि ब्लड सर्कुलेशन भी इफेक्ट होता है, तो ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होता है, मेटाबॉलिक फंक्शंस, शरीर की जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम फंक्शन होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, इतना ठंडा है। बट ऑल्सो, तो ना सिर्फ इतना, बल्कि कितना, फॉर द इमेजिनेशन, ये किसी इंसान की इमेजिनेशन को भी ठंडा कर दे, इतना ठंडा प्रोस्पेक्ट है, इतनी ठंडी जगह है। तो कहने का मतलब ये आइडिया इतना ठंडा है कि किसी की इमेजिनेशन भी ऐसी जगह में काम करना बंद कर देती है। तो कमाल की ये जगह है। सो इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल, ये ऐसा लगता है यहाँ पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर घूमना, यहाँ पर होना, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी एक जायंट पिंग पोंग बॉल के अंदर हम चल रहे हो। पिंग पोंग बॉल एक बहुत बड़ी बॉल होती है ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर आजकल गेम्स वगैरह भी होते हैं, जिसमें आदमी बैठ सकता है और उसको घुमाते रहते हैं। तो आदमी वैसे उसी एक जगह के अंदर घूमता रहता है, कुछ भी नया नहीं आता, कुछ भी यूनिक नहीं आता। तो अंटार्कटिका के अंदर जब आप घूमते हो, पूरी जगह जमी हुई है, सफ़ेद परत से ढकी हुई, दूर दूर तक कोई इंसान देखने को नहीं मिलता, कोई नई चीज़, कोई पेड़ पौधे, कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल के अंदर चलते चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एमलेस। तो इस तरह से ये रहा एकेडमिक शोकेल्स्की हमारा, ये कुछ पेंगुइन्स हैं। तो आपको तो ये तो पता ही है, पेंगुइन्स वहाँ होते ही है। तो आगे चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो ये जगह जो है काफ़ी अपने आप में यूनिक है, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। पिंग पोंग बॉल में चल रहे हो ऐसा लगता है, ये जगह जो है अपने आप में यूनिक कैसे, डिवॉइड मीन्स वंचित या फ्री ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। इस जगह पर कोई भी इंसान का मार्कर दिखाई नहीं देगा। मार्कर का मतलब इस तरह का मार्कर नहीं, मार्कर मतलब मार्क्स, निशान,
नामो निशान। जहाँ इंसान जाते हैं वहाँ पर अपनी गंदगी, कचरा, रैपर्स, है ना, कुरकुरे, प्लास्टिक बॉटल्स फेंक कर आते हैं, वो ह्यूमन मार्कर्स है। उसके अलावा जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ बिल्डिंग्स होती है, टाउनशिप्स होती है, सड़कें होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये इंसान के मार्क्स हैं। लेकिन इस जगह पर ऐसे कोई भी ह्यूमन मार्कर्स देखने को नहीं मिलते। ओके, नो ट्रीज, ना तो यहाँ पेड़ हैं, बिलबोर्ड्स, ना तो यहाँ बिलबोर्ड्स होर्डिंग्स जिनके ऊपर न्यूज चिपकाते हैं सड़क पर, बिल्डिंग्स, और ना ही यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स है, कुछ नहीं है यहाँ पर दूर दूर तक। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप अर्थली सेंस कि आप जमीन पर है, धरती पर है, इस तरह का अर्थ पर ही है, इस तरह का सेंस जो है, इस तरह का जो पर्सपेक्टिव है, एक आइडिया है या विजन, पर्सपेक्टिव मतलब विजन, ऐसा विजन आप खो देते हो, आपको आइडिया ही नहीं रहता। जैसे अगर आपको मंगल ग्रह पे ले जाके छोड़ दिया जाए या चांद पे छोड़ दिया जाए तो आपको पता है कि एक जैसी जमीन दूर दूर तक, मंगल ग्रह पे लाल ही लाल मिट्टी, पत्थर, बस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी अलग दिखाई नहीं देगा, तो आप अर्थली सेंस खो दोगे कि यार अर्थ तो नहीं है, ये पृथ्वी तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गया मैं। तो जब आप साउथ कॉन्टिनेंट पर, अंटार्कटिका पर जाते हैं तो वहां पर भी ऐसी ही फीलिंग आती है कि बर्फ ही बर्फ, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ, कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, तो ये मैं अर्थ पर ही हूँ क्या? तो आप अर्थली सेंस वहां पर खो देते हैं। एंड टाइम, और टाइम का पर्सपेक्टिव भी चला जाता है, टाइम का आइडिया भी चला जाता है, क्योंकि साउथ पोल पर होता क्या है, 24 आवर्स लाइट रहती है, वहां पर अंधेरा, रात होती नहीं है, मैक्सिमम अंधेरा भी सनसेट ट्विलाइट जैसा होता है, उसके अलावा नहीं होता, पूरे दिन रोशनी। तो पूरा दिन रोशनी रहेगी तो आप आइडिया कैसे लगाओगे कि ये जो दोपहर हो रही है, ये दोपहर की मतलब दिन की दोपहर है या रात की दोपहर है, पता ही नहीं चलेगा। टाइम का आइडिया ऐसी जगह पर आप खो देते हैं, पता ही नहीं चलता। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, इंसान नहीं है लेकिन और तो चीजें हो सकती है। यहाँ पर जो विजुअल स्केल है, विजुअल मतलब आंखों से देखने वाला एक स्केल, कि स्केल की बात करें कि ये स्केल है, राइट, तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या क्या दिखाई देता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यहाँ पर क्या दिखाई देता है वो स्केल। अगर विजुअल स्केल की बात करें तो रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है माइक्रोस्कोपिक से लेकर, माइक्रोस्कोप मैंने ऐसी छोटी चीजें जिनको माइक्रोस्कोप में देखना पड़े, बहुत ही छोटी, टू द माइटी, माइटी मतलब पावरफुल भी होता है, लेकिन यहाँ माइटी का मतलब है बड़ी, मैसिव, जायंट, बड़ी बड़ी चीजें भी यहाँ पर हैं। क्या है, मीजर्स एंड माइट्स, छोटी से छोटी चीजें जो है वो मीजर्स एंड माइट्स है। मीजर्स मतलब होता है इंसेक्ट्स, एंड माइट्स का मतलब होता है कोई डस्ट पार्टिकल्स, तो छोटे से छोटे इंसेक्ट और डस्ट पार्टिकल्स भी मिलते हैं यहाँ पर। और टू ब्लू व्हेल्स, और बड़े से बड़ा क्या है, ब्लू व्हेल आपको दिखाई दे जाएगी, एंड आइसबर्ग्स, और बर्फ के पहाड़ भी दिखाई दे जाएंगे। एज बिग एज कंट्रीज, और कई तो इतने बड़े होते हैं जितने कि कंट्रीज के इक्वल, बड़ी बड़ी कंट्रीज के जितने। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, और आज तक सबसे बड़ा जो आइसबर्ग रिकॉर्ड किया गया है वो बेल्जियम कंट्री के इक्वल था, इतना बड़ा था। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सी चीजें, तो आइडिया दे रही है तिशानी दोषी कि यहाँ पर क्या से क्या, छोटे से बड़ा क्या क्या वहां पर अवेलेबल था जो वहां पे दिखाई दिया। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इस तरह से हमारे दिन गुजरते गए इन सरियल। सरियल का मतलब ऐसे तो होता है कि जो ओरिजिनल ना हो, या फिर कहते हैं कि ड्रीम लाइक सिचुएशन, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ओरिजिनल मानेंगे हम। ओके, सरियल, ओरिजिनल जैसी, लाइक 24 आवर, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि रात में भी वैसे उस सिचुएशन लोकेशन के हिसाब से तो वहां पर लाइट रहती है, लेकिन हमें तो पता है ना वो रात है, रात के टाइम सूरज निकला हुआ है, तो वो ड्रीम लाइक सिचुएशन होती है। ऐसी नॉर्मल लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ ओरिजिनल मीनिंग ही कंसीडर करेंगे। इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। ना ऑस्ट्रल मीन्स, ऑस्ट्रल मतलब होता है वेस्टर्न, वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली समर लाइट जो ओरिजिनल जैसी होती है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कभी अंधेरा होता नहीं, तो वेस्ट डायरेक्शन में समर के टाइम के अंदर रात को भी वहां पर रोशनी रहती है, उस लाइट के अंदर, यानी कितनी 24 आवर रहने वाली लाइट के अंदर हमारा टाइम, दिन जो थे वो गुजरते गए। एंड यूबिक्विशियस साइलेंस, और वहां पर यूबिक्विशियस मीन्स होता है जो हर जगह फैली हुई हो, देश व्यापी, हर जगह पर वहां पर साइलेंस थी। अब इंसान तो कोई है नहीं, साइलेंस ब्रेक कौन करेगा, चुप्पी, बिल्कुल एकदम साइलेंट जगह थी वो। ओके, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच, और ये साइलेंस इंटरप्ट होती है, डिस्टर्ब होती है ओनली बाय द ओकेजनल, लेकिन कभी कभी होने वाले, ओकेजनली होने वाले एवलांच। एवलांच बर्फ जब खिसकती है पहाड़ों से, बर्फ का तूफान कह सकते हैं, राइट। तो एवलांच जो उससे काफी शोर होता है, उससे ये साइलेंस ब्रेक होती है कभी कभी। कार्विंग आइस शीट जब टूटती है, ब्रेक होती है, उसका साउंड कॉन्सेक्रेट्स द प्लेस, और ये साउंड्स मिलकर ही इस प्लेस को कॉन्सेक्रेट्स करता है ना। कॉन्सेक्रेट्स का मतलब तो पवित्र बनाना होता है, किसी चीज को स्पेशल बनाना, तो लेकिन कहने का मतलब इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि इस जगह को स्पेशल बनाते हैं। ये सारे साउंड्स मिलकर इस जगह को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। इट्स एन इमर्जन, ये एक ऐसा इमर्जन है, इमर्जन मतलब व्हेन यू इमर्ज योरसेल्फ, अपने आप को किसी चीज में ऐड करना, एक ऐसा इमर्जन है दैट विल फोर्स यू, जो आपको मजबूर कर देगा। अगर तिशानी दोषी वहां अंटार्कटिका गई है, इसका मतलब
वो अपने आप को के साथ कनेक्ट कर रही है। एंड इट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ, ये आपको मजबूर कर देगी कि आपको अपने आप को रखना पड़ेगा, प्लेस योर सेल्फ, खुद को रखना पड़ेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, हमारे अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को रखना पड़ेगा कि अर्थ कहाँ से बिलोंग करती है, हम ही उसी का पार्ट थे, हमारी जर्नी भी इसके साथ हुई है, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, अपने आप को इसके हिस्ट्री से कनेक्ट समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एंड लास्ट, एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। एंड फॉर ह्यूमंस, ये एक मैसेज है, इंसानों के लिए प्रोग्नोसिस मतलब भविष्यवाणी, फोरकास्टिंग या फोरटेलिंग, भविष्यवाणी इजंट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। इंसानों के लिए भविष्यवाणी अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब हो इस बात का, अब समझो। देखो क्या है, इंसान हमेशा से फ्यूचर में जीने की कोशिश करते हैं, राइट, हम आगे का सोचते हैं। जैसे लाइफ में वैसे तो कल का पता नहीं है, लेकिन अचार हम 1 साल का पहले से स्टोर करके रखते हैं, ये हमारी भविष्य में जीने की एक टेंडेंसी को शो करता है। लेकिन यहाँ पे समझाते हैं साफ साफ कि पिछले, अगर हम टाइम देखें, 500 या 650 मिलियन ईयर्स टाइम, जब से गोंडवाना से इंडिया अलग हुआ, इतने टाइम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। डायनासोर्स खत्म हो गए, इंसान बन गए। जब इतना कुछ हो गया तो आगे वाला जो टाइम है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इंसानों की एक आदत है कि जैसे हम आजकल नेचर को यूज़ कर रहे हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं, तो हम शायद इसी फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड के अंदर है, एकदम सोच कर बैठे हैं कि भविष्य एकदम मस्त होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें पता है कि कितने चेंजेस हो रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से कितने ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज सामने आ रहे हैं। तो इंसानों को अपनी हरकतों पर थोड़ा विचार करना चाहिए। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो आगे फ्यूचर डायनासोर्स जैसा हो सकता है। जैसे डायनासोर की हालत हुई थी वैसे इंसानों की भी हो सकती है। तो इसीलिए समझना जरूरी है कि इंसानों के लिए प्रोग्नोसिस, भविष्यवाणी या भविष्य में जीना अच्छी बात नहीं है। अगर अभी हमारे एक्शंस हमने मेंड नहीं किए, अगर इसको सुधार नहीं किया, तो फ्यूचर हमारा बहुत ही खराब होने वाला है, रिस्की होने वाला है। तो ये एक मैसेज था इसके अंदर। तो ये हमने चैप्टर अभी तक यहाँ पढ़ा है, इस पार्ट के अंदर इतना ही कर रहे हैं। 2 पार्ट इसके अंदर और पड़े हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब मिस्टर कुमार क्लास चैनल।